नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले एक साल में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कम से कम 10 से 25% तक बढ़ा है। हेल्थ इंश्योरेंस आज के जमाने में बहुत जरूरी है और ऐसा इसलिए क्योंकि अब इलाज का खर्च बहुत बढ़ गया है और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो बीमार होने पर आपको अपनी जेब से भारी भरकम रकम चुकानी पड़ सकती है और समय के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आज जानेंगे वो तरीके जिससे आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम कर सकते हैं और कैसे करें। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। कपिल मेहता, सीईओ सिक्योर नाउ, और दीपक युहानन, सीईओ माई इंश्योरेंस क्लब। कपिल और दीपक, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम मनी गुरु के आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस सुनने में लगता है कि हाँ बहुत ज़रूरी है, पर आंकड़े कुछ नहीं बताते हैं ये, क्योंकि अभी भी जो इंश्योरेंस का दायरा है भारत में वो बहुत ही कम है। जितने लोगों को इंश्योरेंस लेना चाहिए उतने लोग इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं। शायद कोविड के बाद थोड़ा ये बदला ज़रूर है, मानसिकता में बदलाव ज़रूर आया है, जागरूकता ज़रूर बढ़ी है, लेकिन आंकड़ों में शायद उतना नहीं पता चलता। पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो ये हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ा है, क्या बड़ी वजहें हैं। इसलिए कपिल, मैं आप शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। पिछले एक साल में हमने देखा है कम से कम 25% तक जो प्रीमियम है उसमें बढ़ोतरी हुई है। क्या बड़ी वजह है इसकी? स्वाति, कई सालों से जो इंश्योरेंस की प्रीमियम है वो बिल्कुल फ्लैट रही है। पर अगर आप मेडिकल इन्फ्लेशन को देखते हैं तो ये मानना है कि हर साल मेडिकल इन्फ्लेशन 15% बढ़ती है, 10, 15, 20% बढ़ती है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं प्राइस इंक्रीज, ये एक्चुअली एक कैचअप हो रहा है कि कितने सालों से इंश्योरेंस प्रीमियम स्टेबल रही है। मेरे सोच में ये अभी ये सही वक्त है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का, अभी खरीद के इन प्रोडक्ट्स को रखने के लिए। क्योंकि जैसे आपने कहा, ये जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, जो इसके एक्सपेंसेस हैं अलग ट्रीटमेंट के, वो बढ़ते ही जाएंगे। ओके, आप कह रहे हैं कि आगे कम तो नहीं होगा, ये बढ़ेगा ही, ये अप ट्रेंड है जो कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे। आपने मेडिकल इन्फ्लेशन की बात की कपिल, यहाँ पर 15% का मेडिकल इन्फ्लेशन, क्योंकि ये भी सही है दीपक, क्योंकि जब हम जाते हैं किसी इलाज के खर्च के लिए, अब वो हम खर्चा नहीं करें जितना हम आज से शायद 10 साल पहले कर रहे थे। उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई और खास तौर पर वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं जो कि मेट्रो सिटीज में रहते हैं। बीमारियां भी बढ़ गई हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ गई हैं, कोविड के बाद और भी ज्यादा खर्चे बढ़ गए हैं। तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी, हर कोई ये जानना चाहता है, क्योंकि शुरुआत में जैसा मैंने बोला कि आंकड़े इतना वो नहीं बताते जितनी जरूरत हमें महसूस होती है। क्यों हेल्थ इंश्योरेंस का जो दायरा है अभी भी भारत में कम है? क्यों हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आज की तारीख में नहीं है? तो इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है जो सबको लगता है कि प्रॉब्लम मुझे नहीं होगा और इसीलिए लोग उसको खरीदने में थोड़ा हिचकते हैं। उनको ये फालतू का खर्चा लगता है और जब तक कि अपने को या अपने पास में या कोई रिलेटिव को ना हो कोई इंसिडेंट हो, तब तक लोग जागते नहीं हैं। तो कोविड के कारण काफी लोगों को इसके बारे में इसका इम्पोर्टेंस पता चला है, क्योंकि कोविड में भी काफी लोगों को बहुत खर्चा करना पड़ा। तब जाके काफी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में एक अवेयरनेस आया है और उसके कारण आप अगर देखोगे लास्ट 2-3 साल अच्छा ग्रोथ हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज में, हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में। मगर फिर भी नॉर्मल अवेयरनेस मतलब नहीं है तो क्या होगा? जब तक कि आपको कोई इंसिडेंट ना हो, लोग उसको खरीदते नहीं हैं। बट ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स को आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रहे हैं और उनके कॉस्ट काफी एक्सपेंसिव हैं। तो आपको ये चेंज अब धीरे-धीरे आपको दिखने में मिल रहा है। होपफुली ये बदलाव जो अच्छा बदलाव है ये होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योर्ड होने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ बीमा होना चाहिए। और ये कपिल और दीपक दोनों ने बताया कि इसकी बड़ी वजह क्या है। अब सबसे ज़्यादा जो लोगों को चुभती है बात वो ये है कि एक तो इलाज का खर्च ज़्यादा, ऊपर से प्रीमियम का अगर खर्च भारी हो जाए जेब पर, तो इसको मैनेज करना
कितना कठिन हो जाता है। इसलिए कपिल, हम कुछ स्मार्ट तरीकों की यहाँ पर बात करने वाले हैं आप एक्सपर्ट्स के जरिए, कि आप इस प्रीमियम के बोझ को कितना कम कर सकते हैं। क्या वो तरीके हैं जिससे कि आपका प्रीमियम कम हो सकता है, अब आप कम प्रीमियम दें। तो यूजुअली कहा जाता है कि अगर आपको एक इंश्योरेंस लेना है, आप एक बेस कवर ले लीजिए। और कपिल, मेरा सवाल आपसे होगा ये कि हम एक बेस कवर लेते हैं, यूजुअली 5 लाख का एक स्टैंडर्ड बेस कवर माना जाता है। उसके बाद अगर आपको अपने कवर को बढ़ाना है तो आप टॉपअप या सुपर टॉपअप कीजिए। वो कम प्रीमियम पर ज्यादा कवर का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। क्या ये एक तरीका आपको लगता है स्मार्ट तरीका है एक ओवरऑल प्रीमियम कम करने का, कपिल? स्वाति, ये एक अच्छा तरीका है। इनफैक्ट 2-3 तरीके हैं। अभी एक तरीका तो सबसे बेसिक तरीका ये है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, अगर आप फैमिली फ्लोटर खरीदते हैं, पूरे फैमिली को एक ही इंश्योरेंस में डालते हैं और सबकी अलग-अलग नहीं खरीदते, तो उसमें आपका 10-15% प्रीमियम कम होता है। दूसरा है एग्जैक्टली जो आप बता रहे हैं कि अगर आप सुपर टॉप अप लेते हैं, या अगर आपका जो बेस पॉलिसी है उसमें आप एक डिडक्टिबल भी डाल देते हैं। डिडक्टिबल माने कि पहले वो अमाउंट जो आप अपने आप देंगे और इंश्योरेंस उसके बाद ही किक इन करेगी। ये डिडक्टिबल छोटा अमाउंट भी हो सकता है, 50,000 रुपए का हो सकता है, या ज्यादा भी हो सकता है, 4-5 लाख का डिडक्टिबल भी हो सकता है। जितना ज्यादा आप ये डिडक्टिबल बढ़ाएंगे, उतना ही आपका प्रीमियम कम होगा। और डिडक्टिबल का मतलब है आप एक सुपर टॉप अप काइंड ऑफ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो इससे एक्चुअली बहुत फर्क पड़ सकता है और आपका जो प्रीमियम है कम 40-50% तक भी गिर सकता है। पर इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि इंश्योरेंस का मेन यूज तब आएगा जब कोई, जो बोलते हैं, कैटास्ट्रोफिक ट्रीटमेंट होगी। जैसे अगर आप किसी कैंसर में आपके 15-20 लाख रुपए लग रहे हैं, या किसी और स्पेसिफिक छोटे-छोटे ट्रीटमेंट जो है, उसमें आपका इंश्योरेंस यूज नहीं होगा। एक तीसरा तरीका है कि आप अपने इंश्योरेंस में कोपे डालते हैं, कि अगर आपके 100 रुपए का बिल आता है तो उसमें समझो 10 या 15 रुपए आप अपने आप दोगे, बाकी इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये 2-3 रास्ते हैं कि आप अपने प्रीमियम को कम कर सकते हो और कॉस्ट मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो आपने इम्पोर्टेंट एक टॉपअप कवर की बात की। मैं दीपक आपसे जानना चाहती हूँ, मैं कपिल की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, टॉपअप कवर को या सुपर टॉपअप कवर को लेकर लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक तो ये टॉपअप कवर और सुपर टॉपअप कवर, दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं? दूसरा, अगर मैंने किसी एक इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी ली हुई है, मेरा बेस कवर एक कंपनी का है, क्या मेरा टॉपअप या सुपर टॉपअप कवर दूसरी कंपनी का हो सकता है? अगर मानिए मुझे दूसरी कंपनी में एक बेहतर प्रीमियम पर सुपर टॉपअप कवर मिल रहा है, तो क्या मुझे वो लेना चाहिए? ये एडवाइजेबल है? क्या ये अलाउड भी है कि नहीं है? तो ये टॉपअप कवर से जुड़े हुए कुछ कंफ्यूजन दूर कीजिए दीपक। तो पहले तो सुपर टॉपअप बेटर ऑप्शन है टॉपअप प्लान से। तो अगर आप एक टॉपअप के ऑप्शन देख रहे हैं तो सुपर टॉपअप देखिए, न कि नॉर्मल टॉपअप प्लान। और रहा आपका दूसरा जो सवाल था कि आप अलग-अलग कंपनी से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आपका पहला प्लान जो बेस प्लान है, वो आप कंपनी ए से ले सकते हैं, और जो सुपर टॉप अप प्लान ले रहे हैं, वो आप कंपनी ए से भी ले सकते हैं या कोई और कंपनी से भी ले सकते हैं। उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ लोग कन्वीनियंस के लिए एक ही कंपनी चूज करते हैं, कुछ लोग सेफ्टी और थोड़ा रिस्क को स्प्रेड करने के लिए दोनों अलग-अलग कंपनी से भी लेते हैं। मुझे नहीं लगता उससे कुछ खास फर्क पड़ता है। 2 कंपनी से है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंपनीज को आपको इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा। बस वही एक फर्क है। और टॉप अप और सुपर टॉप अप में फर्क ये है कि टॉप अप प्लान में वो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कवर्ड है, एक क्लेम में आप कितना कवर कर सकते हो, डिडक्टेबल उस पे अप्लाई होता है। सुपर टॉप अप में वो नहीं है, तो सुपर टॉप अप एक्चुअली आपको मच मोर बेनिफिशियल पड़ेगा। ओके, आप कह रहे हैं कि सुपर टॉप अप मोर बेनिफिशियल। जो आपने मोर पेपर वर्क का बोला दीपक, एक इसी से जुड़ा हुआ तो मेरे मन में सवाल था कि हाँ, पेपर वर्क का मतलब ये हुआ कि आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री दोबारा से बतानी होगी, बिकॉज क्योंकि आप नई कंपनी से सुपर टॉप अप प्लान ले रहे हैं, तो आपको मेडिकल फिटनेस और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स फिर से दिखाने होंगे। क्या ये
वो पेपर वर्क है या फिर जो जेनरिक पेपर वर्क होता है एक इंश्योरेंस के? नहीं, मैं एक्चुअली जब लेते वक्त तो आपको मेडिकल करना पड़ेगा अगर आपका एज स्पेसिफिक अगर 45 इयर्स क्रॉस कर गया हो या आप कवर ज्यादा ले रहे हो। पेपर वर्क का मेरा ये मतलब था कि जब आप क्लेम करोगे तब आपको दोनों कंपनीज के साथ अपने ट्रायल ट्रीटमेंट के पेपर शेयर करने पड़ेंगे, तो वो एक एक्स्ट्रा पेपर वर्क हो गया। मगर अगर आप कोई भी नॉर्मल हॉस्पिटल में हो तो वहाँ एक इंश्योरेंस डेस्क होता है और वो आपको काफी मतलब प्रॉपरली हेल्प कर देगी कि क्या क्या कब कब देना है। और एनीवे थोड़ा तो आपको दिक्कत होता ही है जब क्लेम करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो सुपर टॉप अप अगर दूसरी कंपनी से है तो हाँ, आपको 2 बार वो सबमिट करने पड़ेंगे, बस वही एक फर्क है। ओके। जो सबसे ज्यादा जिसको लेकर मन में उत्सुकता होती है वो कपिल रहती है नो क्लेम बोनस को लेकर। नो क्लेम बोनस को कैसे समझें और क्या इसके फायदे हैं? क्या ये एक तरीका है अपने प्रीमियम को थोड़ा सा कम करने का? और वाकई में कितने लोग नो क्लेम बोनस का पिछले कुछ टाइम पे फायदा उठा पाए हैं? ऐसा कुछ डेटा अवेलेबल है हमारे पास कपिल? स्वाति, मेरे ख्याल से नो क्लेम बोनस से बहुत फर्क पड़ता है। इट्स अ वेरी गुड फीचर विच हैज बिकम, जो भी काफी कॉमन हो गया है सब प्रोडक्ट्स में। नो क्लेम बोनस में क्या होता है कि अगर आप किसी साल में एक कोई हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते तो आपका जो सम अश्योर्ड है, जहां तक के बिल्स इंश्योरेंस कंपनी देंगे वो बढ़ते जाते हैं। अगर आप सारे प्रोडक्ट्स को देखें तो हर कंपनी एक मैक्सिमम लिमिट डालती है जहां तक कि आपको नो क्लेम बोनस मिलती है। 5-6 साल पहले ये 50% की लिमिट होती थी, फिर 100% पे गई। अभी कई प्रोडक्ट्स हैं जो 150% का लिमिट डालेंगे, कुछ उससे भी ज्यादा। आई थिंक इसका बहुत सारा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप जैसे 5 लाख का इंश्योरेंस खरीदते हैं तो वो आप कम कॉस्ट पे खरीदते हैं। और अगर आप कोई क्लेम नहीं करते, अगर आप हेल्दी हो, तो आपके जो सम एश्योर्ड है वो 5 से 10 लाख हो जाएगी, 10 से 15 लाख हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इसका इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। और ये एक रीजन है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी खरीदनी चाहिए जब आप यंग हो, क्योंकि उस टाइम क्या आपके क्लेम्स कम होते हैं। और अगर आप क्लेम्स नहीं करते तो फिर आपका सम एश्योर्ड भी बढ़ते जाएगा और आपको ज्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। नो क्लेम बोनस में स्वाति एक और चीज देखना होता है कि जब आप क्लेम करते हो तो कुछ कंपनियां हैं जो आपका सम एश्योर्ड है वो घटा देते हैं। कि आपका, वो कहते हैं कि देखो आपका नो क्लेम बोनस इतना हो गया, पर अभी तो आपने क्लेम कर दिया, तो इस सम एश्योर्ड को हम कम कर रहे हैं। कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो बोलते हैं कि एक बार आपको सम एश्योर्ड बढ़ गया है, आपको नो क्लेम बोनस मिल गया है, अगर आप क्लेम भी नहीं करते तो आपका सम एश्योर्ड कम नहीं होगा। ऑब्वियसली दोज आर बेटर प्लान्स, उनको प्रेफर करना चाहिए, बट इट इज अ ग्रेट फीचर टू लुक एट इन ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, सो कपिल मतलब क्लेम फ्री साल एक होगा, मतलब कोई भी आप मतलब मानिए किसी एक पर्टिकुलर ईयर में क्लेम नहीं किया है, नहीं किया गया है, तो उसको क्लेम फ्री साल माना जाएगा नो क्लेम बोनस में, और उसके अगले साल में फायदा उठाया जा सकता है। इज दैट राइट? दैट इज राइट। और इनफैक्ट कुछ कंपनियां ये बोलते हैं कि अगर आपका नो क्लेम बोनस है तो मैक्सिमम एक साल में 10% आपका बढ़ सकता है सम एश्योर्ड, या 25% बढ़ सकता है। तो हर साल आपका बढ़ते जाता है और फिर वो एक मैक्सिमम कैप डालते हैं, जो जिसकी मैं बात कर रहा था पहले। पर एग्जैक्टली वो होता है, आप ओके। इस साल में क्लेम नहीं करेंगे तो अगले साल आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा। और ये साल की जो बात करते हैं, दिस इज नॉट द कैलेंडर ईयर, ये आपके इंश्योरेंस पॉलिसी का साल है जब आपने पॉलिसी खरीदी। बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया, क्लियर कर लिया कपिल कि आपने कौन सी तारीख, कौन से मंथ में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, उससे लेकर एग्जैक्टली एक साल तक वो साल माना जाएगा। तो नो क्लेम बोनस बेसिकली, एक तो आप क्लेम नहीं करते, जैसे छोटे छोटे इलाज के खर्च को आप क्लेम नहीं अगर कर रहे हैं, आप अपने जेब से खर्च करना चाह रहे हैं, बड़ा इलाज का खर्च है तो आपने इंश्योरेंस का इस्तेमाल कर लिया, या फिर आप हेल्दी है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी क्लेम लेने की, तो वो एक अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, जिसका जिक्र कपिल ने किया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी कुछ और तरीके समझेंगे कि आप कैसे, किन तरीकों से अपना प्रीमियम कम कर सकते हैं। आप तो इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्टेबिलिटी भी है, वो भी एक तरीका हो सकता है। इस पर और चर्चा थोड़ी देर में। क्या है इंश्योरेंस प्रीमियम घटाने के तरीके, स्मार्ट तरीकों पर बात कर रहे हैं। सिक्योर नाउ के सीईओ कपिल मेहता और दीपक योहानन, सीईओ माई इंश्योरेंस क्लब हमारे साथ हैं।
यहाँ पर एक और फीचर है जिसको हमें जानना और समझना जरूरी है, जिसको रेस्टोरेशन कहते हैं। जरा दीपक ये बताइए, सम इंश्योर्ड को काफी जो कंपनीज हैं वो रेस्टोर भी करती हैं। क्या ये क्या फीचर है? माने मेरे पास 20 लाख का सम इंश्योर्ड है, मैंने 10 लाख का ही इस्तेमाल किया, तो क्या उससे मुझे फायदा होगा मेरी बीमा पॉलिसी में, और क्या इम्पैक्ट मेरे प्रीमियम पर उससे पड़ सकता है? तो ये रिस्टोरेशन बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनीज जब आप प्लान लेते हैं तभी आपको दे देते हैं। तो जो आप प्रीमियम पे करते हो उसी में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। सारे प्लान्स में नहीं होते, मगर आजकल के जो टॉप प्लान्स है सब में ये रेस्टोरेशन बेनिफिट है। अलग अलग नाम से होता है, कहीं रिस्टोर है, कहीं रिफिल बोलते हैं, कहीं रिचार्ज बोलते हैं, मगर ब्रॉडली चीज एक ही है। यही है कि मान लीजिए आप ने पॉलिसी खरीदा और किसी एक साल में आपने क्लेम किया, तो जो क्लेम अमाउंट है वो आपको रिफिल या रिचार्ज करके इमीडिएटली दिया जाता है किसी और ट्रीटमेंट के लिए। तो मान लीजिए आपके पास 10 लाख का कवर था, आपने एक क्लेम किया, वो 5 लाख का क्लेम हुआ, तो आपका कवर नॉर्मली बच जाता है सिर्फ 5 लाख का। मगर कंपनी रिस्टोर कर देती है, अगर आपको कोई और ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत पड़े तो आप फिर से पूरा 10 लाख यूज कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली आपके पास कवर एक 20 लाख का कवर हो गया। तो ये काफी इनोवेटिव फीचर है, काफी सालों से अभी है, मगर इंश्योरेंस कंपनीज ने उसको काफी मार्केटिंग किया है और एक्चुअली कंज्यूमर फ्रेंडली भी है। तो आपके पास एक बड़ा कवर हो जाता है अगर आपके पास एक से ज्यादा इलनेस एक ही साल में हुआ तो। तो इसमें इसमें प्रीमियम पर क्या असर पड़ता है दीपक? आपने बोला कि जो कवर है उसको रिस्टोर कर देती है, यानी रिफिल कर देती हैं। प्रीमियम पर कुछ इम्पैक्ट? तो क्या प्रीमियम प्रीमियम कम होता है या प्रीमियम सेम प्रीमियम पर आपको एक्स्ट्रा हाँ, कवर मिल गया? तो प्रीमियम घटता नहीं है, मगर सेम प्रीमियम में आपको काफी ज्यादा कवर, डबल द कवर मिल गया है, क्योंकि आपके पास 10 लाख का कवर ही था, मगर आप 20 लाख तक क्लेम कर सकते हो। ओके, तो ये है रेस्टोरेशन का फायदा जो काफी कंपनीज, बड़ी कंपनी जैसे दीपक कह रहे हैं, वो देती हैं। अब अगर आप किसी बीमा कंपनी से खुश नहीं हैं तो आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट भी करा सकते हैं, जो कि अब पॉसिबल है इंश्योरेंस में। तो कपिल, बीमा पोर्टेबिलिटी हकीकत में, इन रियलिटी, कितने पॉलिसी होल्डर्स ने इस तरीके का जो सर्विस है उसका इस्तेमाल किया होगा? क्या ये सक्सेस रहा है इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी? कहीं झंझट तो नहीं हो जाता कि अब मुझे एक पॉलिसी छोड़नी है, कौन माथापच्ची करे दूसरी पॉलिसी लेने में? तो इस चक्कर में लोग वैसे ही हाई प्रीमियम में और उसी पॉलिसी में बने रहते हैं। तो क्या ये फायदेमंद रही है इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी, और कम प्रीमियम करने के लिए के फायदे बीमा पोर्टेबिलिटी में कैसे हो सकते हैं? स्वाति, एक्चुअली ये पोर्टेबिलिटी का बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि ये कई साल पहले रेगुलेटर ने इंट्रोड्यूस किया था ये फैसिलिटी। और पोर्टेबिलिटी में क्या होता है कि अगर आप एक पॉलिसी को छोड़ के किसी दूसरे इंश्योरेंस पॉलिसी में जाते हैं और वो दूसरी कंपनी आपको एक्सेप्ट करती है, आपको अंडरराइट करके आपको पॉलिसी देती है, फिर जो आपका वेटिंग पीरियड है, कितने साल आप पिछले वाले पॉलिसी में थे, वो इस नए पॉलिसी के वेटिंग पीरियड में एडजस्ट हो जाता है। नॉर्मली जो सारे क्लेम्स जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जहाँ रिजेक्शन होती है, वो सब प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड इन वजहों से होती है। और अगर आपको बेनिफिट मिलता है पिछले पॉलिसी में होने का, तो उससे आपके क्लेम सेटलमेंट काफी बढ़ जाता है। इससे बहुत फर्क पड़ा है। जब हम अपने क्लाइंट्स को देखते हैं तो कम से कम 15 से 20% लोग पोर्ट करते हैं। कई वजहों से पोर्ट करते हैं। एक वजह तो ये है कि देखो, किसी ने कोई पॉलिसी 10-15 साल पहले खरीदी, अभी कई न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं, कई न्यू वेरिएशंस आए हैं, उनको नई पॉलिसी चाहिए, तो पोर्ट करते हैं नई पॉलिसी को। और वो बल्कि क्वाइट ऑफन सम एश्योर्ड बढ़ा देते हैं, क्योंकि पहले लोग 3-4-5 लाख की सम एश्योर्ड खरीदते थे, अब वो 10-15-20 लाख की खरीदना चाहते हैं। तो ये पोर्टिंग के थ्रू करते हैं, और जो 10 साल उन्होंने पहले वाले पॉलिसी में बिताए हैं, वो उसका बेनिफिट उनको मिलता है। ये है कि जो बेनिफिट उनको, जो पिछला सम एश्योर्ड था, अगर उनके पास 5 लाख की पॉलिसी थी, तो 5 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा। जो नया ज्यादा सम एश्योर्ड खरीदते हैं, उसमें वेटिंग पीरियड दोबारा से स्टार्ट होते हैं। और पोर्टिंग में आपको ये ध्यान, आइडियली आपको 1 महीना पहले, अपने रिन्यूअल डेट से 1 महीना पहले पोर्टिंग करनी चाहिए।
पोर्टिंग पोर्टिंग के टाइम सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप नई कंपनी के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन वो पूछते हैं आपके हेल्थ कंडीशन पे, हमेशा पूछते हैं। आपको वो अपनी हेल्थ कंडीशन एक्यूरेटली बतानी चाहिए। अगर कोई आपके पास नई नई इलनेस डेवलप हुई है, कोई क्रॉनिक एलिमेंट है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, वो आपको क्लियरली बताना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं बताते तो आप पोर्ट तो कर लेंगे, नई इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मिल जाएगी, पर जब क्लेम आएगा तो नई इंश्योरेंस पॉलिसी बोलेगी कि देखो आपने डिक्लेरेशन ठीक नहीं दिया। सो योर डिक्लेरेशन मस्ट बी वेरी क्लियर। वो करते हैं तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पोर्टिंग बहुत ही स्मूथ रहेगा। ओके। तो बीमा पोर्टेबिलिटी आपने बोला कि एक्चुअली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं। आप खुश नहीं है किसी सर्विस से तो आप दूसरी कंपनी में जाके उनकी सर्विस ले सकते हैं और इस पूरे प्रोसेस में आप अपना प्रीमियम भी कम कर सकते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे जो कि हर एक पॉलिसी धारक जानना चाहता है एक्सपर्ट से, और मैं दीपक आपसे इस सवाल की शुरुआत करती हूँ, ये कि कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? क्या एक हमारे पास एक कोई नंबर है कि इतने नंबर का हेल्थ इंश्योरेंस या इतने सम एश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास होना ही चाहिए? तो नंबर बताना मुश्किल है क्योंकि आपके इनकम पे, आपके सिटी पे डिपेंड करता है, मगर फिर भी मैं एक ब्रॉड नंबर देने की कोशिश कर सकता हूं। अगर आप एक मेट्रो में रहते हैं तो 3 से 5 लाख का मिनिमम कवर होना चाहिए। इफ पॉसिबल आप उसको 10 lakhs करवा लेना चाहिए आपको। छोटे शहर में आई थिंक 3 से 5 लाख सफिशिएंट है। मेट्रोज में 10 लाख प्रेफरेबल है क्योंकि हॉस्पिटल्स काफी महंगे हैं और आप छोटे ट्रीटमेंट के लिए भी जाओगे तो हो सकता है कि 5 लाख से ज्यादा हो जाए। तो मेरा यही रहेगा 3 to 5 lakhs टियर 2 टियर 3 सिटीज के लिए, और टियर 1 सिटीज में है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक मिनिमम 10 लाख का कवर लेके रखें। ऑल राइट। और बाकी तो अगर ज़रूरत के हिसाब से आपको बढ़ाना है तो जैसे हमने शो में इससे पहले चर्चा की थी, सुपर टॉपअप या टॉपअप प्लान्स है, उसके ज़रिए आप उसको बढ़ा सकते हैं। वो भी प्रीमियम, रीजनेबल प्रीमियम पर आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। क्लेम प्रोसेस, इसको डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कपिल, कई पॉलिसी धारकों का ये सवाल होता है कि क्लेम कितना क्लेम सेटलमेंट कितना आसान उनके लिए होगा। एक बार उन्होंने सर्विस इस्तेमाल कर ली, वो इलाज का खर्च कर लिया, उसमें भी कई लोग को मजबूरन ऐसे अस्पताल जाना पड़ता है जो उनके इंश्योरेंस कंपनी में लिस्टेड ही नहीं है, नेटवर्क अस्पताल के लिस्ट में ही शामिल नहीं है, तो वहां पर उनको रिम्बर्स कराना पड़ता है। तो ये पूरी जो क्लेम प्रोसेस प्रक्रिया है, उनमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए एक पॉलिसी धारक को? क्लेम दो टाइप के होते हैं, एक तो कैशलेस होता है, एक रीइंबर्समेंट होता है। कैशलेस का मतलब है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको अपने जेब से कुछ पैसे, बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे। मैं भी वो समझा भी दूंगा, पर सारे पैसे इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली देती है। जहां जहां तक हो सके आपको कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, पर्टिकुलरली जहां पे प्लान्ड कोई आपका हॉस्पिटलाइजेशन है। आपको पता है कि आपको एक कैटरैक्ट ऑपरेशन कराना है, पहले अप्रूवल लेके उसको कर लो आप। उसमें सारा प्रोसेस सिंपल होता है। सिर्फ एक ये झंझट रहता है कि जब आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, भाई आप जा सकते हैं, तो उस टाइम से लेके डिस्चार्ज तक उसमें कई घंटे लग जाते हैं। इसमें हॉस्पिटल की थोड़ी इनएफिशिएंसी है, थोड़ी इंश्योरेंस कंपनी बाय एंड लार्ज जल्दी से टर्न अराउंड करते हैं। उसमें टाइम लग जाता है, पर आपके सारे बिल पे होके आप निकल जाते हैं, आपको ऑब्लिगेशन नहीं है। ये जो कैशलेस सेटलमेंट होती है, ये जनरली आपको 100% नहीं नहीं वापस मिलते पूरे बिल के, पर करीब जो हमने अपना डेटा देखा है सिक्योनाओ का, उसमें आपको 80-90% मिल जाते हैं वापस। जो थोड़ा बहुत कटिंग होता है वो आइटम्स होते हैं जो नॉट कवर्ड इन इंश्योरेंस होते हैं, कंज्यूमेबल्स, टूथपेस्ट लिया, ये लिया, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जरूरी नहीं थे। अगर आप रीइंबर्समेंट के लिए जाते हैं, जैसे आप बोल रहे थे स्वाति, आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में गए या किसी वजह से आपने कैशलेस नहीं किया, नेटवर्क हॉस्पिटल में भी बाद में आपने रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई किया, उसमें टाइम लग जाता है। उसमें आपको, अगर मैं एवरेज पकड़ूं तो 3 हफ्ते लग जाते हैं, पर कुछ ऐसे केसेस हैं जो 2-3 महीने के लिए भी चलते हैं। उसमें इंश्योरर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में गए, क्या वजह थी। पूछताछ उसमें ज्यादा होती है। उसमें कई बार होना तो नहीं चाहिए, पर मैंने नोटिस किया कि वहाँ डिडक्शंस भी ज्यादा होते हैं। सो जहाँ तक हो सके कैशलेस के लिए जाना चाहिए। और रीइंबर्समेंट का अगर आप फाइल करें, तो अगर आप शुरू में सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ डाल देते हैं तो आपका टर्न अराउंड भी फास्ट होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या है? क्लेम फॉर्म आपको भरना है, ओरिजिनल बिल्स आपको देने हैं,
डिस्चार्ज समरी आपको देनी है, डायग्नोसिस रिपोर्ट्स देने हैं, ये आप करके दे दो। कुछ छोड़ना मत इसमें, और आपका क्लेम जल्दी से प्रोसेस हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जब पॉलिसी लें उसमें पढ़ें और समझें कि आपके पॉलिसी में कौन कौन से अस्पताल शामिल हैं। तो अगर आपके लिए फीजिबल है तो प्लान जैसा बताया कपिल ने, तो आप उसी अस्पताल में जाइए। कभी इमरजेंसी होती है और यहाँ तो उस नेटवर्क अस्पताल में वो वाली सुविधा उपलब्ध है ही नहीं जो आपको चाहिए, तो आप जा सकते हैं नॉन नेटवर्क में, लेकिन फिर रीइंबर्समेंट कराना पड़ेगा आपको। मतलब पहले खर्च करो फिर क्लेम करो, और उसमें कई बार प्रोसेस थोड़ा लंबा भी हो जाता है। बहुत धन्यवाद करेंगे कपिल और दीपक, आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। समझाया आपने कि कैसे प्रीमियम को किन किन तरीकों से हम कम कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन बारीकियों का ध्यान रखें, उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे। और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।